आपदा प्रबंधन की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इससे पूर्व हम आपदा, आपदा के प्रकार, आपदा से होने वाले नुकसान, आपदा के प्रभाव और आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपदा प्रबंधन की स्थितियों के बारे में, जोखिम से जुड़े हुए कारकों के बारे में और ऐसे कौन से हमारे पास उपलब्ध विकल्प हैं जिनसे इस आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है, नुकसान को कम किया जा सकता है, जोखिम का प्रबंधन हम किस प्रकार करें और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से आपदा का न्यूनीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अधिक जानकारियां ला सकें। तो बात शुरू करते हैं आपदा प्रबंधन की। हम पूर्व में हमने आपदा प्रबंधन की 3 स्थितियों की बात की थी: आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। ये 3 स्थितियां जिसमें हम आपदा से पूर्व में तैयारियां करते हैं, जन जागरूकता करते हैं, न्यूनीकरण करते हैं, और जब आपदा घटित हो जाती है तो उस दौरान खोज एवं बचाव कार्य मुख्यतः होते हैं, राहत और सहायता पहुंचाना लक्ष्य होता है। और जब आपदा के पश्चात जब राहत और सहायता कर चुके होते हैं तो राहत और सहायता को जारी रखते हैं, पुनः प्राप्ति और पुनर्वास और साथ ही फिर से विकास के रास्ते पर चल पड़ने के लिए हम विभिन्न कदम उठाते हैं। ये तो होती है हमारी आपदा की स्थितियां। अब आपदा के अगर हम देखें तो आपदा में प्रबंधन से जुड़े हुए बहुत सारे कारक होते हैं। आपदा की कुछ विपत्तियों की साझी विशेषताएं होती हैं जो जोखिम में कमी करने के लिए एक दृष्टिकोण की मांग करती हैं। कुछ समस्याएं क्षेत्रीय होती हैं, तो इसके लिए हमें इनके समन के लिए हमें अलग अलग रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इन रणनीतियों की अगर हम बात करें तो आगमन की, जैसे वो आपदा का आगमन की प्रकृति किस प्रकार की है, चेतावनी, सहायता, समन की रणनीतियां, ये सारी चीजें हम निपटाते हैं। ऐसे अनेक कारक हैं, हमने देखा है कि जिनके कारण बचाव दल के लोग आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के कहीं आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं। प्रायः देखा गया है जिन स्थानों पर आपदाएं बारंबार घटती हैं उन क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों में एक प्रकार से आघात को आत्मसात कर लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी आपदा की घटनाओं के लिए वे मानसिक रूप से तैयार रहते हैं और वे बचाव कर्मियों के साथ अधिक सकारात्मक ढंग से पेश आते हैं, जबकि नितांत अप्रत्याशित घटनाएं अपने प्रभावितों को आघात पहुंचाने वाली होती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कई प्रकार हानि किस प्रकार की हुई है, इसका प्रभाव भी आपदा के शिकार लोगों पर पड़ता है। आर्थिक हानि, किसी निकट संबंधी की मृत्यु, ऐसी 2 क्षतियां होती हैं जिससे व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपदा से बच जाने वाले व्यक्ति इतने तनाव और पीड़ा में होते हैं कि वे लोगों की ओर से प्रस्तुत किसी भी सहायता का स्वागत नहीं करते हैं। तो इस प्रकार विपत्तियों का सामना करने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प होते हैं। ये सभी विकल्प एक समान कारगर नहीं हो पाते। समन की प्रमुख रणनीतियों का मूल्यांकन हम उनकी क्षमता, आने वाली लागत और संभावित प्रसार के सामाजिक संदर्भों के अनुसार अलग अलग तरीके से करते हैं। इनको अगर हम बातें तो मुख्य कुछ बातें होती हैं, जैसे प्रभाव, खास प्रभाव। विभिन्न आपदाओं के विभिन्न प्रभाव होते हैं, उनके खास प्रभावों की निशानदेही की जा सकती है। वास्तविक सेवाओं को प्रभावित करने वाली बातों को सामने रखा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि अंतराल होता है, दो समान या अलग अलग विपत्तियों के बीच की अवधि अलग अलग हो सकती है। जैसे एक बड़े भूकंप के बाद कम तीव्रता के झटके लगते रहते हैं। इसी तरह भूकंप से पहले या बाद में भूस्खलन की संभावना होती है। तो ये संयुक्त प्रभावों का सामना करने के लिए हमारे पास आपदा प्रबंधकों के पास कोई ना कोई रणनीति होनी चाहिए। इसलिए जो विपत्ति साधारण दिखाई देती है, अगर समय पर सहायता न मिले तो वो भयानक बन जाती है। फिर आपदाओं में कोई दंड का तो तत्व नहीं होता है, नहीं किसी आपदा को सामाजिक कलंक माना जा सकता है। इसके प्रभाव समुदाय की तैयारी, समुदाय में सामना करने की कितनी क्षमता है, प्रभाव में कमी, कुछ सारी रणनीतियां हमारी प्राकृतिक बाधाओं पर भी निर्भर करती हैं। कई बार देखा गया है प्राकृतिक जो बाधाएं हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, सूखा या आग, ये विपत्तियां एक दुर्घटना के रूप में खतरे उत्पन्न नहीं करती, बल्कि कई बार अनेक घटनाओं को साथ साथ जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए भूकंप से भूस्खलन हो सकता है, भूस्खलन से नदियों के किनारों को तोड़कर बाढ़ आ सकती है, और समुद्र की तलहटी पर आने वाला भूकंप तो भयंकर सुनामी को जन्म देता है। अब महत्वपूर्ण प्रबंध आता है कि हम इस प्रकार के जोखिमों का प्रबंधन किस प्रकार करें। किसी भी प्रस्ताव या दृष्टिकोण को तभी गंभीर माना जा सकता है जब उससे समुदायों और व्यक्तियों को अधिकारों को लाभ पहुंचे। तो इस संकट प्रबंधन महत्वपूर्ण चीज है। यह सिद्धांत अनेक गंभीर विषयों और आपदाओं के प्रभाव
में कमी लाने पर जोर देता है। इसमें अनेक क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो एक चक्र के साथ जारी रहते हैं। आपदा के पहले और बाद में हस्तक्षेप के कार्यों की एक श्रृंखला की कल्पना की जाती है। जिस प्रकार ऊष्मा के द्वारा पदार्थ के प्रसार और संकुचन के बुनियादी सिद्धांत का उपयोग हम इसमें आपदा के प्रत्युत्तर और पुनर्लाभ के लिए मॉडल के रूप में करते हैं। सैद्धांतिक रूप से यह प्रोत्साहन पर आधारित होता है। रोकथाम, समन और तैयारी का इसमें उपयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें हम चित्र में देख रहे हैं कि आपदा के बाद के कार्यों में राहत और प्रत्युत्तर, पुनर्लाभ, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के उपायों का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे संसाधनों का अत्यधिक शोषण हुआ है। व्यक्तियों की अपेक्षा समुदायों पर आधारित पहल में एक परिवर्तन आया है। समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि समुदाय किस प्रकार कार्य निभाते हैं। किसी आपदाग्रस्त क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हैं तो किसी भी बचाव दल के लिए आवश्यक होता है कि वहां रहने वाले लोगों के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार करें, उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम हो। वैसे बचाव कर्मियों के लिए यह बड़ा अत्यधिक कठिन काम होता है, क्योंकि प्रभावित लोग जो होते हैं अत्यधिक तनाव और अवसाद से ग्रस्त होते हैं। फिर भी कुछ उपाय हैं जिनकी मदद से सकारात्मक व्यवहारिक अनुक्रिया को सुनिश्चित किया जा सकता है। सामुदायिक पहल के हमारे 4 घटक होते हैं। पहला है तैयारी। सीधा सा अर्थ है किसी विपत्ति का सामना करने और उससे बच निकलने के लिए हमें तैयार रहना है। समुदाय पर आधारित पहल में क्षमता वृद्धि के द्वारा सदस्यों को आपदा का सामना करने के योग्य बनाया जाता है। इसलिए आपदा के आने से पहले ही कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। फिर होता है राहत और प्रत्युत्तर। समुदाय पर राहत और प्रत्युत्तर की नाजुक और संगीन भूमिका होती है, क्योंकि सबसे पहले आपदाग्रस्त क्षेत्र में या आपदा से प्रभावित लोगों के पास समुदाय पहुंचता है। पहले सरकारें प्रायः बाहरी स्वयंसेवकों की सहायता से ही राहत कार्य और सहायता बांटती थी, लेकिन अब देखा गया है कि सामुदायिक पहल, स्थानीय समुदाय के नेताओं और स्वयंसेवकों को अगर हम भागीदार बनाएं तो प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक सामग्री जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सकती है। तो आवश्यक होता है कि हम स्वयंसेवकों को स्थानीय स्तर पर प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए कुशलतापूर्वक उनको कुशल बनाएं, सक्षम बनाएं, ताकि वो कुशलतापूर्वक अपने कार्य को कर सकें। अगला चरण आता है पुनर्लाभ, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का। इस चरण में नए सिरे से जीवन को प्रारंभ करने के लिए सहायता दी जाती है। मकानों को नए सिरे से बनाने के लिए विशेष कोष की व्यवस्था की जाती है, ताकि वे आपदा से संबंधित क्षेत्रों में विशेष आपदाओं का प्रतिरोध कर सकें, अनिवार्य सेवाएं बहाल कर सकें और लोग अपना कारोबार फिर से आरंभ करने के लिए रोजगार हेतु प्रोत्साहित हो सकें। अंतिम चरण में अगर हम बात करें निवारण और शमन की, तो इसमें संभावित आपदाओं की जोखिम कम करने के लिए ऐसी तकनीकें अपनाई जाती हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित हों, समुदाय की जागरूकता हेतु सहायक हों। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस आपदा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाती हैं। देश में हम अगर देखें, आपदा से शिकार या प्रभावित व्यक्तियों को एकदम से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि अपनी समस्याओं को और अधिक आशावादी होकर देखना चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि प्रभावित लोग गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य सरकारी अभिकरणों से अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें जो भी कुछ नुकसान हुआ है संगठन उन सब की भरपाई कर दे, जो सामान्य तौर पर संभव नहीं होता है। लोगों को चाहिए कि वे सामान्य जीवन तथा काम पर जितनी जल्दी हो सके लौटने की प्रवृत्ति बनाएं। और हमारे साथ ही आपदा प्रबंधन में यह दायित्व है कि हम इस आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण और आपदा से होने वाले जो उनको नुकसान हुआ है उसके बारे में जल्द से जल्द आकलन कर विकास के पटरी पर कैसे फिर हम दौड़ सकें, इसके बारे में चर्चा करें और हम उसके बाद को अपने को क्रियान्वयन करें, ताकि आपदाओं की रोकथाम और संभावित क्षति को न्यून करने के हर संभव उपाय किए जा सकें। तो ये था हमारा आज का आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारियाँ। अगले चरणों में हम आपदा के बारे में विभिन्न आपदाओं से होने वाले नुकसान और आपदाओं के होने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अवश्य बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।